स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 4 द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का लास्ट वीडियो। तो इसके पहले वाले वीडियोस में हमने क्या क्या था, एलिमेंट्स क्या होते हैं वो डिस्कस कर लिए थे, एलिमेंट्स कितने थे वो डिस्कस कर लिए थे। जब बहुत ज्यादा अमाउंट में एलिमेंट हुए तो उसको अरेंज करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने किस तरीके से अपना आइडिया दिया, किस तरीके से जो है हम लोग जो है फाइनली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक जो है पहुंचे। उस पीरियोडिक टेबल में जो है 18 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स हैं, वो सब के बारे में जो है हमने स्टडी जो है कर लिया था। अब हम लोग देखते हैं उसी पीरियोडिक टेबल में जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो किस तरीके से जो है क्या होती हैं, चेंज होती हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है कि पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग किसी ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाते हैं या किसी पीरियड में लेफ्ट टू क्या बोलते हैं ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो कौन कौन सी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी एलिमेंट की जो चेंज होती हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग पहले प्रॉपर्टी देखने वाले हैं आपका वैलेंसी। ठीक है, तो वैलेंसी क्या होता है, देखो एक तो इसका सिंपल वर्ड ये है कि वैलेंसी का मतलब होता है वैलेंसी का मतलब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, सबसे सिंपल सा मतलब क्या होता है वैलेंसी का, किसी भी इलेक्ट्रॉन के किसी भी एटम के सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जनरली जो है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उस एटम का जो है हम लोग वैलेंसी बोल देते हैं। ये इसका क्या हो गया, एक डेफिनेशन हो गया। दूसरा डेफिनेशन ये होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेव। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन आप लिख सकते हैं यहां पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेव, मतलब किसी भी एटम के सबसे लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, या तो उसको हम वैलेंसी बोल सकते हैं, या सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की नीड होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका वैलेंसी जो है हम लोग बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग पहले एटम को लेते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो ये अगर हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसी तरीके से देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है, तो ये इसका न्यूक्लियस हुआ, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी होगी 1, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2। इसके बाद देखो लिथियम का जो है कितना है एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो ये इसका क्या हो गया, न्यूक्लियस, इसके पहले वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसके बाहर में क्या होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसी तरीके से अगर हम लोग देखते हैं किसका, आपका फ्लोरीन का, ठीक है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9th नंबर में आता है। ठीक है, फ्लोरीन 9th नंबर में आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग देखेंगे तो पहले वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद अगले वाले ऑर्बिट में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसका वैलेंसी 7 है ये नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि देखो इसको 2 डेफिनेशन हमने पढ़ा, या तो बाहर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको देखकर हम लोग वैलेंसी को डिफाइन करेंगे, या हम लोग ये डिफाइन करेंगे कि उसके ऑक्टेव को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जो है क्या है, जरूरत है। तो इन सब की वैलेंसी जो है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम की वैलेंसी हमने उसके आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन है उससे हमने डिफाइन किया। लेकिन फ्लोरीन की जब वैलेंसी हम लोग डिफाइन करने जाएंगे तो यहां पर देखो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, आपका 7 है, तो इसको हम लोग जो है 7 इसकी वैलेंसी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये 8 के सबसे ज्यादा करीब है, तो 8 के सबसे ज्यादा करीब है, इसको ऑक्टेव बनना ज्यादा आसान होगा कि 7 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना ज्यादा आसान होगा। मतलब बेसिकली आप सिंपल से रूल ये समझिए, किसी भी एटम के अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से कम है अगर, तो 4 से अगर लेस है तो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट में, वही उसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा।
4 से अगर ज्यादा है किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो उस समय हम लोग देखेंगे कि उसका ऑक्टेव को कंप्लीट करने के लिए जो है कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, उसको हम लोग उसका वैलेंसी बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। किसी भी एटम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करते हैं, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से कम इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट हैं, तो वो उसका क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वही उसका वैलेंसी हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, तो उस समय हम लोग देखेंगे कि उसके ऑक्टेव को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो उसका वैलेंसी हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से कम इलेक्ट्रॉन थे, इसीलिए हमने इसको इसका वैलेंसी कहा। लेकिन फ्लोरीन के केस में जब हम लोग देखते हैं तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 से ज्यादा है, तो हम लोग बोलेंगे कि फ्लोरीन की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 1 है। और इसके सामने लगा देंगे माइनस, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसको कहीं से मिल जाएगा तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आई होप आपको वैलेंसी वाला डेफिनेशन अब समझ में आ गया होगा। 4 से कम मतलब आउटर मोस्ट में जितना भी इलेक्ट्रॉन है उसको गिन देंगे, और 4 से अगर ज्यादा है तो हम लोग वहां पर बोलेंगे कि उसको ऑक्टेव को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन के नीड है, वो उसका क्या हो जाएगा, आपका क्या बोलते हैं, वैलेंसी जो है हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो वैलेंसी है, जब हम किसी ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है, ग्रुप में क्या प्रॉपर्टी शो होती है, तो आपको पता होगा कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सारे ग्रुप की जो वैलेंसी है वो क्या रहती है, सेम रहती है। जैसे पहले वाले ग्रुप की बात करें तो हमें हाइड्रोजन मिलता है, लिथियम मिलता है, उसके बाद सोडियम मिलता है, पोटेशियम मिलता है। ये एक ग्रुप के फैमिली है, एक ही ग्रुप के क्या है, सारे मेंबर्स हैं। आप इन सबका वैलेंसी देख लो, सबका वैलेंसी जो है आपको क्या मिलेगा, +1 जो है मिलेगा। तो किसी ग्रुप में जो आपका वैलेंसी होता है वो थ्रू आउट द क्या होता है, आपका सेम होता है, ऊपर से नीचे तक। दूसरे ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबकी वैलेंसी सेम होगी। 17वें नंबर के ग्रुप में जो एलिमेंट होंगे उन सबकी वैलेंसी सेम होगी। 18वें नंबर के एलिमेंट में जितने भी होंगे उन सबकी वैलेंसी क्या होगी, सेम होगी। तो जब हम लोग किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो वैलेंसी में कोई चेंज जो है नहीं होता है। वहीं पर अगर हम लोग किसी पीरियड में क्या करते हैं, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में, ठीक है, पीरियड में अगर हम लोग कहां जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो जनरली क्या होता है, पहली जो वैलेंसी है वो 1 2 3 4 इस तरीके से पहले जो किसी पीरियड में जाते हैं तो 4 तक इंक्रीज होती है, फिर 4 के बाद जो है ये क्या हो जाती है, डिक्रीज होने लगती है। और जो 18वें नंबर के जो ग्रुप के जो एलिमेंट है उसको इनर्ट बोला जाता है, ठीक है, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, उनकी वैलेंसी क्या मानी जाती है, 0 मानी जाती है। तो पीरियड में पहले इंक्रीज होता है, देन उसके बाद क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये है आपका वैलेंसी प्रॉपर्टी, जो किसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है अपना बिहेवियर को जो है शो करता है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, फिर इसके बाद हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी जो है डिस्कशन में जो है करेंगे। चलो, अब हम लोग इसके बाद जो है वैलेंसी हो गया, इसके बाद हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो वैलेंसी है आपका एटॉमिक साइज। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा दूसरा प्रॉपर्टी, एटॉमिक साइज। ठीक है, देखो एटॉमिक साइज का मतलब क्या होता है, किसी भी एटम का उसके न्यूक्लियस से सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस कितना है, वही एक तरीके से क्या होता है, आपका एटॉमिक साइज होता है। ठीक है, जैसे अगर कोई एक एटम है, इसका न्यूक्लियस ये है और इसमें जो है आपके 2 ऑर्बिट हैं, तो हम बोलेंगे कि इसका एटॉमिक साइज यहां से लेके यहां तक है। उसी तरीके से अगर कोई एक एटम है जिसमें जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जो है क्या है, 3 है, तो हम बोलेंगे कि उसका एटॉमिक साइज इतना बड़ा है। तो एटॉमिक साइज जो होता है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने हैं इस बात पर जो है क्या होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि किसी ग्रुप में जो एटॉमिक साइज होता है वो किस तरीके से जो है अपना वेरिएशन जो है शो करता है। सो देखो, इन ग्रुप्स, जनरली ग्रुप्स में जब हम लोग ऊपर से नीचे बढ़ते जाते हैं तो हमने कल पढ़ा था, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, ये पीरियड बनते क्यों हैं, उतने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं। तो जैसे कोई एलिमेंट अगर जो है पहले नंबर के पीरियड पर है, मतलब उस पर क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, एक ही ऑर्बिट होगा।
अगर किसी पीरियड में दूसरे नंबर पर कोई एलिमेंट है या एटम है, इसका मतलब क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने होंगे, 2 होंगे। फिर नीचे वाले में तीसरे नंबर के पीरियड में कितने ऑर्बिट्स होंगे, 3 होंगे। तो जब हम लोग किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं ना, तो एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या होने लगता है, हमारा इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। आप अपने बुक में देख सकते हैं, वहां पर फ्लोरीन, ब्रोमीन, अलग अलग एटम्स का जो है एटॉमिक साइज जो है आपको दिया हुआ है कि किस तरीके से ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटम का जो साइज है वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। और एटम के साइज के बढ़ने का पीछे का कारण क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो ये तो हो गया ग्रुप में। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। अगर हम लोग किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मतलब मॉडर्न पीरियडिक टेबल में किसी पीरियड के हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, तो यहां पर हमें एक जो है नई टेंडेंसी देखने को मिलती है। लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जाते हैं ना, तो यहां पर एटम का जो साइज होता है वो क्या होने लगता है, आपका डिक्रीज होने लगता है। अब डिक्रीज होने का पीछे का कारण क्या है, देखो हर एटम का जो न्यूक्लियस जो होता है ना, वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को पकड़ कर रखना चाहता है, वो किसी को डोनेट करना नहीं चाहता। कोई भी आदमी है, जैसे पैसा है, आपके पास भले ही 10 करोड़ पैसा क्यों ना हो या आपके पास 10 रुपए ही क्यों ना हो, आप हमेशा क्या कोशिश करेंगे कि आप अपने पैसे को किसी को जो है फालतू में ना दे। भले ही आपके पास 10 करोड़ 10 अरब कुछ भी हो, भले ही आपके पास 10 रुपए पॉकेट में 100 रुपए हो, तो उसी तरीके से जितने भी जो एटम्स जो होते हैं ना, वो चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को कोई इतना इजीली उठा के ना ले जाए, इसीलिए वो क्या करते हैं, उसको खींच के अपने साइड पकड़ कर रखने की ज्यादा कोशिश करते हैं। इसीलिए हम लोग लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे जाते हैं ना मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, तो क्या होने लगता है, एटम का जो साइज है वो डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, क्योंकि किसी एक पीरियड में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स तो सेम होते हैं। ग्रुप में क्या हो रहा था कि नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ रहे थे, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ रहे थे। पहले पीरियड में 1 ऑर्बिट, दूसरे पीरियड में 2 ऑर्बिट, तीसरे नंबर के पीरियड के सारे एटम्स में जो है 3 ऑर्बिट होगा, चौथे नंबर के पीरियड के सारे एटम में जो है 4 ऑर्बिट्स होगा। तो यहां पर ऑर्बिट्स बढ़ते जाता है, इसीलिए एटम का साइज बढ़ने लगता है। लेकिन किसी एक पीरियड में सर्टेन नंबर ऑफ पीरियड की अगर हम लोग बात करें, पहले पीरियड या दूसरे पीरियड या तीसरे पीरियड की, वहां पर तो आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट्स तो सेम रहेगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं तीसरे नंबर के पीरियड में जितने भी एटम्स होंगे, सब में क्या होगा, आपका 3 ही ऑर्बिट्स जो है होंगे। तो पीरियड यहां पर चेंज नहीं होता है, तो इसीलिए न्यूक्लियस जो होता है वो ज्यादा ताकतवर हो जाता है, ज्यादा हावी हो जाता है और बाहर के इलेक्ट्रॉन को जो है खींच के रखता है। इसीलिए एटम का साइज क्या होने लगता है, आपका डिक्रीज होने लगता है। आई होप आपको दोनों प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से जो है ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटम का साइज बढ़ने लगता है, और अब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। और उसका कारण भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा प्रॉपर्टी है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। ठीक है, अगला है हमारा मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो जनरली अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर बात करें तो मेटल क्या होता है, मेटल वो होता है या वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डोनर होते हैं। मतलब जो इजीली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं और डोनेट करने के बाद जो है पॉजिटिव आयन बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। नॉन मेटल किसको बोलते हैं, देखो नॉन मेटल हम लोग ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा खाने के लिए मतलब भूखे रहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद नेगेटिव आयंस बनाने की प्रॉपर्टी रखती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग नॉन मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो है एक और श्रेणी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटालॉइड्स बोलते हैं। और यही मेटालॉइड्स जो होता है ना, वो पूरे पीरियोडिक टेबल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, मेटालॉइड क्या होता है, ये कभी इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर लेंगे और कभी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर लेंगे। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। मतलब मेटल की भी प्रॉपर्टी रखते हैं और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी जो है हम ये रखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटालॉइड जो है हम लोग बोलते हैं।
अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जाकर देखेंगे तो वहां पर आपको एक जिग जैग जैसा आपको स्ट्रक्चर व्हाइट कलर का दिख रहा होगा, जिसमें आप देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बोरॉन दिख रहा होगा, सिलिकॉन दिख रहा होगा, जर्मेनियम दिख रहा होगा, आर्सेनिक दिख रहा होगा, एंटीमनी दिख रहा होगा। ये सब के सब वो एटम है जो कि आपके क्या होते हैं, मेटालॉइड्स प्रॉपर्टी को जो है क्या करते हैं, ये शो करते हैं। ठीक है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड पोलियम, ये जो है सब आपके क्या मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टीज को है क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका पीरियोडिक टेबल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो अगर हम लोग किसी पीरियड में क्या करते हैं, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो क्या होने लगता है, आपका जो है इंक्रीज मतलब डिक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होता है, डिक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, आपका मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है बढ़ने लगता है। ठीक है, तो यहां पर आप नोट कर सकते हैं इन ग्रुप, अगर हम लोग ग्रुप में क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं इस तरीके से, तो क्या होता है, वहां पर मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होता है। और पीरियड में जब हम लोग जाते हैं लेफ्ट टू राइट, ये टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होता है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होने लगता है, आपका इंक्रीज होने लगता है। क्योंकि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक किस बात पर डिपेंड करता है, कौन कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रॉपर्टी रखता है। तो ऊपर से नीचे जाते हैं ना, तो एटम का साइज बहुत बड़ा हो जाता है और उसका न्यूक्लियस उसको संभाल नहीं पाता है, तो इसीलिए बाहर के इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से मूव करके भाग जाते हैं। ठीक है, इसी कारण से ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। लेफ्ट टू राइट जाने से, अभी मैंने आपको बताया कि एटम का न्यूक्लियस जो होता है लेफ्ट टू राइट जाने से वो बाहर के इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा हावी हो जाता है, वो उसको छोड़ता नहीं है, इसीलिए नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये रहे हमारे दो प्रॉपर्टीज। और अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। ठीक है, मेटेलिक हो गया, नॉन मेटेलिक हो गया, वैलेंसी हो गया, और हमने क्या लिखा, एटम का साइज देख लिया। अब हम लोग देखते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है वो पहले देखेंगे हम लोग, फिर जो है ग्रुप्स में ये कैसा बिहेवियर होता है, ग्रुप्स में जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं तो, और फिर देखेंगे जब हम लोग पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो किस तरीके का बिहेवियर जो है ये शो करता है। सो पहले आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी का आपको डेफिनेशन भी दिया होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, मतलब अगर किसी भी एटम के सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को आपको अगर बाहर निकालना है, तो उसको बाहर निकालने के लिए आपको जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी वो आपका क्या कहलाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है कहलाता है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए हमको कितनी एनर्जी खींच के देनी पड़ती है, कितना एनर्जी हमको देना पड़ता है, वो क्या कहलाता है, आपका आयोनाइजेशन एनर्जी जो है कहलाता है। अब आप बड़े आराम से इस चीज को समझ सकते हैं कि ग्रुप में जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटम का साइज बढ़ने लगता है, और जब एटम का साइज बढ़ने लगता है मतलब न्यूक्लियस का कंट्रोल जो है नहीं रह पाता है। ठीक है, क्योंकि जैसे देखो पहले पीरियड में क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, एक ऑर्बिट होगा, दूसरे पीरियड पर क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा और दो ऑर्बिट होंगे, तीसरे वाले में क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा और तीन ऑर्बिट होगा, चौथे वाले में क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा और इस तरीके से चार ऑर्बिट होगा। तो जब आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो देख रहे हैं कि एटम का साइज जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और एटम का साइज जब बहुत तेजी से बढ़ रहा है इसका मतलब क्या होगा कि न्यूक्लियस का जो कंट्रोल है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उस पर नहीं होगा। मतलब बाहर के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा भी एनर्जी देंगे, बुलाएंगे तो क्या होगा, फट से दौड़ के हमारे पास आ जाएगा। तो जब हम लोग किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, बहुत ही कम एनर्जी आपको देना पड़ेगा। मतलब जैसे ये जो पहला वाला पीरियड का एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मान लो आपको 100 जूल एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, तो सेकंड पीरियड में जो प्रेजेंट जो एटम है
यहां पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसको बाहर निकालने के लिए आपको 80 जूल एनर्जी की ही जरूरत पड़ेगी। फिर तीसरे वाले में घटकर 50 हो जाएगा, चौथे वाले में 40 हो जाएगा। मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे तो कम एनर्जी देते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है उतना इजीली क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। रीजन क्या है, न्यूक्लियस का कंट्रोल उस पर नहीं रहता है। पीरियड में क्या होगा, तो पीरियड में क्या होगा, जब हम लोग किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमने पढ़ा कि किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है, ऑर्बिट तो बदलता ही है, ऑर्बिट सेम रहता है, लेकिन न्यूक्लियस जो होता है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट को और अपने पास खींच के रखता है, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने नहीं देता है। तो अगर आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो आपका क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इसके बाद अगला है, इसके बाद अगला है, इसके बाद अगला, इस तरीके से मान लेते हैं दूसरे पीरियड या तीसरे पीरियड के एलिमेंट की बात करते हैं हम लोग, तीसरे पीरियड की बात करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो क्या होगा, ये तीसरे पीरियड के एटम्स है ना, इसका मतलब क्या होगा, तीन यहां पर क्या होंगे, ऑर्बिट्स होंगे। तो जैसे इसके एक इलेक्ट्रॉन को अगर आपको बाहर निकालना है तो आपको मान लो 100 जूल एनर्जी देना पड़ा, इसके बाहर निकालने के लिए आपको 120 देना पड़ेगा, इसके लिए आपको 150 देना पड़ेगा, इसके लिए आपको 200 जूल देना पड़ सकता है। मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं। क्यों ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते जाते हैं एटम जो होता है उसका न्यूक्लियस उसको बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींच कर रख लेता है। अगर आपको जैसे मान लेते हैं कि आपका, मैं किसी एक आदमी को, आपके दोस्त जो है क्या है, उस मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, यहां पर जो उस साइड जो है देख सकते हैं कुछ लोग खड़े हैं, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, और उधर जो है 10 लोग उस आदमी को पकड़ कर रखे हैं और मैं उसको क्या करना चाहता हूं, एक आदमी को जो है खींचना चाहता हूं। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि उधर का जो न्यूक्लियस है वो क्या है, ज्यादा स्ट्रांग है। मैं जिस इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकालना चाहता हूं उसको न्यूक्लियस बहुत कब्जे में रखा हुआ है। तो इसीलिए क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं हम लोग ना, तो न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। इसी कारण से आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो क्या होने लगता है, ज्यादा हमको देना पड़ता है। जबकि ग्रुप में देखते हैं तो ग्रुप में क्या होता है, एटम का साइज बहुत बड़ा होता है, न्यूक्लियस संभाल नहीं पाता है, इसलिए एनर्जी हमारा क्या होने लगता है, कम देने की जरूरत जो है हमको पड़ती है। ठीक है, ये हो गया हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका जस्ट उल्टा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब यह होता है कि कोई भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन उसमें मतलब अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है कहलाता है। ठीक है, देख लेते हैं पांचवी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन में हमें एनर्जी देना पड़ रहा था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। सो इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीजेस व्हेन वन और 2 or 3 electrons are added to any atoms। जैसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ रहा था, उसी तरीके से जब हम लोग किसी एटम को एक इलेक्ट्रॉन पकड़ा देंगे, जैसे क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, ये भूखा है, इसको कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए ये मोक्ष प्राप्त कर लेगा। मोक्ष प्राप्त कर लेगा मतलब ये होता है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। तो इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन जैसे एटम को जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं ना, तो फट से उसको पकड़ लेता है, मतलब हमने क्या किया, इसको जो है एक इलेक्ट्रॉन हमने सप्लाई किया। तो क्लोरीन को जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा, वो एनर्जी बाहर करेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी देना पड़ता है। हम अगर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो उसके बदले में एनर्जी क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्रॉपर्टी जो है बोलते हैं। एनर्जी कितना रिलीज होता है जब हम लोग क्या करते हैं, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन किसी एटम को जो है प्रोवाइड करते हैं। ठीक है,
जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, तो लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो इंक्रीज होने लगता है, और जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होने लगता है, ये डिक्रीज होने लगता है। क्योंकि जब आप किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो वो तो इलेक्ट्रॉन को वैसे ही छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा त्यागने के लिए रहते हैं। उसको आप जबरदस्ती बोलोगे लो इलेक्ट्रॉन लो करके, तो वो लेगा क्या, नहीं लेगा। तो इसीलिए ग्रुप में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो उनके पास ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर में ज्यादा रहते हैं, तो वो किसी इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद नहीं करते हैं, तो इसीलिए वो कम एनर्जी रिलीज करते हैं। जबकि किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सारे के सारे एटम्स जो होते हैं वो भूखे रहते हैं, इसीलिए जो है वो क्या करते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन जल्दी मिल जाए करके वो उतना ज्यादा एनर्जी जो है क्या करने लगते हैं, रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो पीरियड में क्या होता है, इंक्रीज होता है, ग्रुप्स में क्या होता है, डाउन होता है। उसका रीजन क्या है, वही न्यूक्लियस का इफेक्ट है। अब आगे देखते हैं, लास्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब लास्ट प्रॉपर्टी क्या, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, देखो हमने पहले क्लास में ही पढ़ा था, दूसरे क्लास में पढ़ा था कि कोई भी एटम जो है अगर उसको मोक्ष प्राप्त करना है तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, जनरली हीलियम को ही 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, बाकी सबको 8 की जरूरत पड़ती है। तो कई बार क्या होता है ना, कैसा क्लोरीन है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वह 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से पकड़ कर ले आ गया, किसी के साथ शेयरिंग कर लेता है। तो जब किसी भी एटम को क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है ना, तो वो दूसरे किसी एटम के साथ जो है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। क्या बोलता है, जैसे हाइड्रोजन देखो, मान लेते हैं हाइड्रोजन यहां पर है और क्लोरीन यहां पर है। हाइड्रोजन के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। क्लोरीन के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। अब देखो अगर इनको मोक्ष प्राप्त करना है तो इसके बाहर वाले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2। इसके बाहर वाले में कितना होना चाहिए, 8। तो ये दोनों आपस में व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, बोलते हैं, क्लोरीन बोलता है हाइड्रोजन को कि देख भाई तुझे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर तुझे 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो तेरे आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो कि पहला वाला ही है, इसीलिए यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन मिलते ही तेरा पहला वाला ऑर्बिट भर जाएगा और तू मोक्ष प्राप्त कर लेगा। फिर हाइड्रोजन इसको क्लोरीन को रिप्लाई करता है मैसेज में कि देख क्लोरीन कि तेरे बाहर वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तेरे को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर 1 इलेक्ट्रॉन तेरे को कहीं से मिल जाएगा तो तू भी मोक्ष प्राप्त कर लेगा। तो क्यों ना हम लोग दोनों एक फ्रेंडशिप बैंड की तरह जो है बंध जाते हैं करके, आगे दोनों आपस में क्या होते हैं, एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। दोनों क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, उस बॉन्ड को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग यहां पर हो रहा है, किसके किसके बीच में, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है। लेकिन ये दोनों पहले मैसेज में बात किए रहते हैं, हाइड्रोजन बोला रहता है कि जब तुम्हें मोक्ष प्राप्त करना होगा तो मेरा इस इलेक्ट्रॉन को तुम यूज कर लेना, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा और कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लोरीन बदले में इसको प्रॉमिस किया रहता है हाइड्रोजन को कि जब तुमको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी तुम मेरा वाला 7 में से किसी एक को उठा के ले लेना और तुम मोक्ष प्राप्त कर लेना। मतलब ये दोनों के बीच में क्या है, एक जो है रिश्ता बना हुआ है दोनों के शेयरिंग का, बराबर बराबर शेयरिंग का। लेकिन जब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन के बॉन्ड को, तो यहां पर जो दोनों के बीच में जो यहां पर शेयरिंग हुआ एक एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, उसमें क्या करता है, क्लोरीन थोड़ा सा ज्यादा लालची होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का जो शेयर किया हुआ जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन के पास होना चाहिए, लेकिन क्लोरीन इतना भूखा होता है कि अपना दोस्ती को भूल जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ था कि जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को यूज करेंगे करके, उस कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाता है और कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स को वायलेट कर देता है। और हाइड्रोजन का ये जो शेयरिंग किया हुआ जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको अपने साइड जो है क्या करता है, खींच कर रख लेता है। ठीक है, उसी तरीके से जब NaCl का बॉन्ड बनता है तो सोडियम और क्लोरीन दोनों में फिर बातचीत हो रहा है। सोडियम बोलता है 1 इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन रखेगा, क्लोरीन बोलता है कि सोडियम को रखेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है ना, तो कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो शेयरिंग किए हुए इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, बीच में रहना चाहिए, 50-50% होना चाहिए, लेकिन उसको क्या करते हैं, वो जबरदस्ती जो है खींच के अपने साइड जो है रख लेते हैं। इसी टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। मतलब आप ये समझ लो कि जैसे आप 2 दोस्त मिलकर जो है क्या किए, एक बाइक खरीदे 50,000 का, एक दोस्त ने जो है 20,000 रुपए दिया और एक दोस्त ने क्या किया, 30,000 रुपए दिया और दोनों ने मिलकर बाइक खरीदा। दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों को जब जब जरूरत पड़ेगी दोनों बराबर बराबर बाइक का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ऐसा दोनों ने बातचीत किया था।
लेकिन ये जो 30,000 वाला जो आदमी है ये क्या सोचता है कि मैं तो ज्यादा पैसा दिया हूं, ठीक है, तो बाइक को मैं ज्यादा यूज करूंगा करके, तो वो क्या करता है 20,000 वाले को ज्यादा बाइक को यूज करने नहीं देता है। वो 30,000 वाला हमेशा क्या करता है, मैं आज यहां जा रहा हूं, मैं आज वहां जा रहा हूं, आज ये करूंगा करके बाइक को ज्यादा अपने साइड रखने की कोशिश करता है। यही प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कहलाती है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन के भूखे कौन से हैं पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट साइड वाले के राइट साइड वाले, तो आंसर है राइट साइड वाले। तो जब हम लोग किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। और जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसे लिंक इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं होता है, ये प्रॉपर्टी क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। सो आई होप आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी समझ में आ गया होगा क्या होता है। यहां पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा चैप्टर कमेंट करके बताइएगा। इसके क्वेश्चन आंसर जो है मैं बहुत जल्दी जो है, अभी थोड़ा सा मेरा लैपटॉप में कुछ इश्यू हो गया है, वो ओपन नहीं हो रहा है, इसलिए जो है इंग्लिश के वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फिर उसके बाद आपको बहुत जल्दी जो है मैथ्स के भी जो है आपका मंडे या ट्यूसडे से जो है मैथ्स के भी वीडियोस जो है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बेसिकली मैथ्स के वीडियोस जो है मतलब मैं इसलिए नहीं डाल रहा था क्योंकि मैं सोच रहा था कि बोर्ड में पढ़ाने में मैथ्स ज्यादा मजा आता है, ठीक है। तो मंडे या ट्यूसडे से रक्षाबंधन के बाद जो है आपको मैथ्स के क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे मेथड से जो है आपको देखने को जो है उसके भी वीडियोस जो है मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए और आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। बाय बाय।